नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मई महीने की जो मैगजीन है डाउन टू अर्थ, उसी मैगजीन की आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनका हम समरी देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो आर्टिकल है वो अनौपचारिक जो कचरा है वो बीनने वाले जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है, जिन्हें उपेक्षित माना जा रहा है फिर भी अपरिहार्य, इस तरह की जो स्थिति है, इस शीर्षक के साथ ये आर्टिकल प्रकाशित किया गया था। इसमें खास तौर पे देखें तो जो पुनर्चक्रण है, जो रिसाइकलिंग है, जो संसाधन की पुनर्प्राप्ति है, उस पुनर्प्राप्ति में अपने महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद भी अनौपचारिक जो कचरा बीनने वाले लोग हैं वो कहाँ पर हैं? वो हाशिए पर हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। उन्हें सामाजिक जो भी आर्थिक और जो व्यवसायिक चुनौतियाँ हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के जो भी हाशिया पर आए लोग हैं इनके सामने कई सारी जो चुनौतियाँ हैं वो देखने को मिली है। इन चुनौतियों में देखें तो चाहे वो आर्थिक चुनौतियों की बात करें, चाहे हम सामाजिक चुनौतियों की बात करें, या फिर कहें तो सामाजिक चुनौतियों की बात करें, और इस सामाजिक चुनौतियों के अलावा देखें तो व्यावसायिक स्तर पे भी क्या है कि इनके सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों पर आज हम बात करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो कचरा बीनने वाले जो लोग हैं इनके बारे में देखें तो वर्ष 2008 में कोलंबिया में आयोजित जो कचरा बीनने वालों के पहले विश्व सम्मेलन में अंग्रेजी में जो वेस्ट पीकर है इस शब्द को अपनाने के लिए एक अनंतिम सहमति बनी, यानी इसी को अब अपनाया जाएगा। अंतिम सहमति मान ली गई और इसमें खास तौर पे ये कहा गया कि जिसने अपमानजनक जो शब्द है स्कैवेंजर, उसे एक तरह से समाप्त कर दिया। एक अनुमान है और उस अनुमान के अनुसार देखें तो अनौपचारिक जो कचरा प्रबंधन है इस क्षेत्र में दुनिया भर के 12.5 जो मिलियन है और 56 मिलियन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। ये जो आबादी है लगभग 1% लोगों के कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कुल आबादी के संदर्भ में कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अनौपचारिक जो कचरा है ये बीनने वालों का जो रोल है उस पर अगर हम बात करें तो संसाधन पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अनौपचारिक जो कचरा है ये बीनने वाले एक तरह से पुनर्चक्रण योग्य जो सामग्री है, जो रिसाइकलिंग के लायक जो सामग्री है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिससे लैंडफिल पर जो बोझ है, जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। उनका जो काम है वो पुनर्चक्रण जो उद्योग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है संसाधन के पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में, जो कहीं ना कहीं चक्री जो अर्थव्यवस्था है, जो साइक्लिक कह सकते हैं इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। यही नहीं, अगर इसमें हम देखें तो जो लागत में कमी है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मूल्यवान जो सामग्री है उनको पुनर्प्राप्त करके कचरा बीनने वाले क्या करते हैं, नगर पालिका अपशिष्ट जो प्रबंधन लागत है उसको कम करते हैं। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव है। इनके प्रयासों से शहरी जो स्वच्छता सेवाएं हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जिससे वे अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। यही नहीं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो कचरा बीनने वाले लैंडफिल से कचरे हटाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से देखें तो शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो प्लास्टिक जो प्रदूषण है, लगातार प्लास्टिक जो है उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है, जबकि इस पर कई सारे कानून बने हैं, लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक जो कचरा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस समस्या के निदान में इनकी जो भूमिका है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी हैं। जैसे इन कचरा बीनने वालों के सामने क्या है कि इन्हें कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है। कचरा बीनने वालों को प्राय देखेंगे तो औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जिससे संसाधनों और जो भी अवसर हैं उन तक इनकी जो पहुंच है वो नहीं बन पाती है। कई जो शहर हैं वहाँ पर कचरा जो प्रबंधन है उस प्रबंधन को निजी कंपनियों के द्वारा आउटसोर्स किया जाता है, जिससे अनौपचारिक जो श्रमिक हैं उनको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जाता है। यही नहीं, इनके सामने कई सारे जो प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, उसके स्तर पे देखें तो इनके सामने व्यावसायिक स्तर पे देखें तो एक बड़ा जो खतरा है वो देखने को मिलता है। अगर व्यावसायिक खतरे को हम देखें तो व्यावसायिक स्तर पे आप पाएंगे कि कचरा बीनने वाले जो लोग हैं वो खतरनाक जो सामग्री है
और अस्वास्थ्यकर जो बहुत सारे कह सकते हैं कि जो स्थितियां हैं जहां पर ये कचरा बीनते हैं, उनके संपर्क में आने से इनका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और इस कारण से ऐसे जोखिम का सामना इन्हें करना पड़ता है। उनके पास देखें तो कोई सुरक्षात्मक जो उपकरण है, वो सुरक्षात्मक क्या है, उपकरण उपलब्ध नहीं होते हैं, और इस कारण से इस तरह की जो समस्या है उनका सामना इन्हें करना पड़ता है। यही नहीं, आर्थिक भेद्यता के आधार पर देखें तो इनके सामने बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अगर आर्थिक भेद्यता के संदर्भ में देखें तो ये कहा जाता है कि सामान्य तौर पे जो कचरा बीनने वाले हैं, उनके जो काम है वो अनौपचारिक प्रकृति जो है, वो कचरा बीनने वालों की जो नौकरी है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी जो स्थिर आय है, वो प्रदान नहीं करती। खास तौर पे विमेंस के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं, जो इस कार्यबल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनका जो शोषण है, विशेष रूप से असुरक्षित जो माहौल है, उनके सामने एक बड़ा मुद्दा सबके सामने रखता है। इसी से जुड़ा हुआ अगर देखेंगे तो ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन अधिनियम 2016 है, ये बनाया गया था। इन्हें नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है, जो हैंडलिंग है, उसके लिए 2000 को बदलने के लिए जो एक पूरा जो फॉर्मेट है वो पेश किया गया था। और इन नियमों का उद्देश्य यही है कि पूरे देश में अपशिष्ट प्रबंधन जो पद्धतियां हैं, जो प्रथाएं हैं, उनमें क्या किया जाए, सुधार लाया जाए। उनकी जो स्थिरता है, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाए, सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए, ये बात कही गई है। इसके नियमों में कई सारी बातें हैं, जैसे देखें तो प्रयोज्यता की बात कही गई है। ये जो नियम है, शहरी स्थानीय जो निकाय हैं, जनगणना वाले जो कस्बे हैं, औद्योगिक जो टाउनशिप है, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और अन्य जो अधिसूचित जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर लागू होते हैं। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो अधिनियम है, जिस अधिनियम की हम बात करें, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, आखिर ये कहाँ पर लागू होते हैं। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो स्रोत पर जो पृथक्करण की बात कही गई कि अपशिष्ट जो उत्पादक हैं, उनको कचरों को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और घरेलू जो खतरनाक कचरे हैं, उनसे अलग करना चाहिए। जो घर हैं, संस्थान है, जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है, उनके लिए भी पृथक्करण अनिवार्य तौर पे शामिल किया गया है। ये नहीं, विस्तारित जो भी कह सकते हैं कि निर्माता जिम्मेदारी है, वो भी इसमें शामिल किया गया है। बी केंद्र की जो अपशिष्ट प्रबंधन है, उसे शामिल किया गया है। अपशिष्ट जो प्रसंस्करण, उसके निपटान को भी इसमें जोड़ा गया, क्योंकि पुनर्चक्रण, खाद्य बनाना, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाले जो प्रौद्योगिकी हैं, उन पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में जो लैंड फिलिंग है, उसको गैर पुनर्चक्री और निष्क्रिय जो अपशिष्ट है, उस तक सीमित रखा जाता है। तो इस तरह की बातें जोड़ी गई हैं। अनौपचारिक क्षेत्र की जो भागीदारी है, उस पर खास तौर पे बात की जा रही है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अब ओवरऑल अगर देखें तो इस पूरे औपचारिक क्षेत्र के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो औपचारिक जो प्रणालियां हैं, उनके साथ एकीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शहरों को कचरा बीनने वाले और उनकी स्वायत्तता को लेकर एक तरह से बाधित किए बिना जो औपचारिक कचरा प्रबंधन प्रणाली है, उसमें एकीकृत करने के लिए जो भी पॉलिसीज है वो विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। अगर बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पे, सामाजिक और जो आर्थिक स्तर है, इन दोनों स्तरों पे इन्हें खास तौर पे एक जो सहायता है, वो सहायता प्रदान करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो एक हेल्प देने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पे या निजी स्तरों पे किया जा रहा है। और ये इसी कारण से किया जा रहा है कि हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्याएं इनके सामने आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके, इनका जो स्वास्थ्य स्तर है उसे सही रखा जा सके, इन्हें शिक्षा और वित्तीय स्तर पे और मदद पहुँचाई जा सके, ताकि इनके जीवन की जो गुणवत्ता है, जो लाइफ कह सकते हैं कि जो लाइफ के लिए जो इनकी क्वालिटी है, लाइफ ऑफ जो क्वालिटी है, वो उसमें सुधार किया जा सके। और इनके लिए एम्पावरमेंट करने का, खास तौर पे इनके लिए एक वेतन या सुरक्षित जो कार्य है, उस स्थिति को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसे भी बढ़ाने का खास तौर पे प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए देखें तो जन जागरूकता जो अभियान है, कचरा बीनने वालों के लिए योगदान और उनके जो भी महत्व हैं उसको उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से जो स्थितियां हैं उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वकालत के प्रयास नीतिगत बदलावों के आगे
और भी बढ़ सकते हैं, जो उनके काम करने की जो पहचान है उनको और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल हमने देख लिया। अब चूंकि हीट वेव बड़ा ही चर्चा में है तो इस मैगजीन में प्रकाशित हुआ है डबल हीट वेव, क्योंकि हाल ही में देखें तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, जो IMD है, उसने कई सारे जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित की थी और ये कहा था कि गर्मियों के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो डबल हीट वेव है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे देखें तो 10 से 12 जो हीट वेव जो दिन है उनका जो पूर्वानुमान है वो इसने जारी किया था, जो सामान्य 5 से 6 दिनों से लगभग 2 गुना माना जा रहा है। जो IMD है उसके कुछ जो दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनको छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में देखें तो सामान्य से अधिक अधिकतम और न्यूनतम जो तापमान है उस पर प्रकाश डाला गया था। इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है ये खास तौर पे चर्चा में बना हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हीट वेव है क्या। तो देखिए, हीट वेव कहने का मतलब है कि अत्यधिक जो हाई टेम्परेचर है, उच्च जो तापमान है, उसका जो एक टाइम पीरियड होता है, एक लंबी जो अवधि है, जो अक्सर देखें तो ड्राई जो कह सकते हैं कि जो परिस्थिति होती है उसके साथ ही स्टार्ट होती है। और ये खास तौर पे देखें तो मानव का जो स्वास्थ्य है, जो कृषि है, जो बुनियादी ढांचे हैं, उन पर इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिलता है। जो IMD है उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत में हीट वेव की जो घोषणा है ये तब की जाती है जब मैदानी इलाकों में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है और इसमें सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक विचलन डेविएशन देखने को मिलता है। तो तब हीट वेव की स्थिति IMD के अनुसार मानी जाती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे भारत में हीट वेव का जो मेजरमेंट है, जो मानदंड है, वो कैसे किया जाता है। तो सामान्य तापमान से जो डिविएशन है उस आधार पर हीट वेव को डिफाइन किया जाता है। कहा जाता है कि जब तापमान सामान्य से क्या हो जाए कि 4 दशमलव, जब तापमान के बारे में कहा जा रहा है कि जो तापमान क्या है कि सामान्य जो तापमान है उस सामान्य तापमान से क्या हो जाए, उस तापमान से लेकर 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, ये अधिक हो जाए, तो फिर कहा जाता है कि अब हीट वेव की स्थिति है। गंभीर हीट वेव के बारे में कहा गया है कि जब तापमान सामान्य से, जब तापमान क्या हो जाए कि सामान्य तापमान से 6.4 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ये जो स्थिति होती है ये गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। पूर्ण अधिकतम तापमान के बारे में कहा गया कि हीट वेव का मीनिंग क्या है, कि हीट वेव का मीनिंग यह है कि जब वास्तविक अधिक जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। तो ये कहा गया है कि वास्तविक रियल स्तर पे देखें तो वास्तविक जो कहा जा रहा है कि रियल स्तर पे जो अधिकतम तापमान है वो अधिकतम तापमान कितना हो जाए, तो वो जो तापमान है वो कितना हो जाए, तो वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाए। तो या तो इतना हो जाए या फिर इससे क्या हो जाए कि ये अधिक हो जाए, तो स्थिति जो होगी वो हीट वेव की होगी। और गंभीर हीट वेव का मतलब क्या है कि जब तापमान क्या हो जाए, टेम्परेचर कितना हो जाए, तो 47 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक हो जाए, तो फिर गंभीर हीट वेव की स्थिति मानी जाएगी। यही नहीं, जो कोस्टल रीजन होते हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनके लिए जो हीट वेव है वो तब घोषित की जाती है जब तापमान कितना हो जाता है, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है और वहाँ पर जो विचलन है, जो डेविएशन है, वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। यही नहीं, डबल हीट वेव की बात करें तो डबल हीट वेव जो है ये अत्यधिक गर्मी की एक विस्तारित अवधि है। जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाए, काफ़ी अधिक हो जाए। सामान्य तौर पे 4 से 5 दिन हीट वेव की जो समय माना जाता है, अगर वो और बढ़ जाए तो फिर क्या है, उन दिनों की जो संख्या है वो और बढ़ जाए, तो मौसम के आधार पर जो टेम्परेचर है वो औसत से काफ़ी अधिक हो जाता है। और ये कई कारणों से होता है। जैसे देखें तो पहला जो कारण है वो क्या है, वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट में अगर चेंज हो रहा है तो इस चेंज के कारण क्या है कि इस तरह की डबल हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है कि वो लगातार बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। और इस कारण से देखें तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या करता है, तो ये हीट वेव जो है,
हीट वेव को और सपोर्ट प्रदान करता है। तो इस तरह की जो स्थिति है उसके सामने एक प्रमुख कारण क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। दूसरा जो कारण है उच्च दबाव प्रणाली, हाई जो प्रेशर है, जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो लगातार जो वायुमंडलीय दबाव है वो क्या करता है, ऊष्मा को रोककर जो शीतलन है उसे कम करने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सिस्टम है उस कारण से भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। शहरी जो हीट आइलैंड है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस कारण से जो कंक्रीट से निर्मित जो क्षेत्र हैं वो अधिक होने के कारण, और धीरे से देखें तो इस कारण से जो वनस्पति जो आच्छादित जो क्षेत्र हैं उनका जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है, और इस कारण से भी तीव्र जो गर्मी है उसका अनुभव किया जा रहा है। तो इस तरह के डबल हीट वेव के कारण हम देख सकते हैं। वर्ष 2025 के लिए आईएमडी का जो हीट वेव का पूर्वानुमान है उसकी अगर हम बात करें तो आईएमडी ने मौसमी जो हीट वेव है इस हीट आउटलुक के अनुसार भारत के अधिकांश भाग में मार्च से लेकर मई 2025 तक सामान्य से अधिक जो गर्मी है, जो तापमान है उसका अनुभव होगा। खास तौर पे उत्तर पश्चिम का जो भारत वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम भारत कहने का मतलब क्या है कि इधर से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो जो हीट वेव है, इस हीट वेव की जो दिनों की संख्या होगी वो लगभग दोगुनी होगी। यानी दिल्ली और जो पड़ोसी क्षेत्र हैं यहाँ पर कहा गया है कि तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। अस्थायी जो राहत है उस संदर्भ में कहा गया कि राजस्थान से उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं ये थोड़े समय के लिए तापमान में एक तरह से देखें तो गिरावट ला सकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के जो डबल हीट वेव होने की जो एक संभावना आईएमडी ने व्यक्त की है, तो इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके कई सारे प्रभाव हो सकते हैं, चाहे हम बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, कृषि क्षेत्र पर बात करें, बुनियादी ढांचे पर बात करें, तो इन सभी पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। एक एक करके देखें तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें हीट स्ट्रोक की जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको एक हीट स्ट्रोक से प्रभावित हो सकते हैं। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की स्थिति देखने को मिलती है। सांस से संबंधित जो कह सकते हैं बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड एज वाले जो लोग हैं, बाहर जो श्रमिक सहित जो कमज़ोर आबादी है उसको अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, हीट वेव का जो असर है वो कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। जब गर्मी अधिक होगी तो जो फसल की पैदावार है वो कम हो सकती है, और इस कारण से खाद्य संकट की समस्या या खाद्य जो सुरक्षा है वो प्रभावित हो सकता है। पानी की जो कमी है वो भी एक बड़ी समस्या इस कारण से हो सकती है, और इस कारण से जो सिंचाई है, जो पशुधन है वो प्रभावित हो सकते हैं। यही नहीं, बुनियादी ढांचे पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पावर ग्रिड में बिजली की जो मांग है वो बढ़ सकती है, और इससे बिजली जो प्रदान करने की जो क्षमता है वो घट सकती है। सड़क रेल मार्गों की जो गर्मी है वो होने वाले जो नुकसान है उसका सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये तो समस्या होगी। अब इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, तो देखिए सरकार के स्तर पर देखें तो जो आईएमडी है, आईएमडी अधिकारियों और नागरिकों को अत्यधिक जो गर्मी है उसकी स्थिति के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए जो भी दैनिक हीट वेव है, जो बुलेटिन है, विस्तारित जो पूर्वानुमान है, जो प्रभाव है उसके प्रति सचेत कर सकते हैं। शहरों को कूलिंग शेल्टर और जो भी जल वितरण बिंदु हैं वो लागू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए खासतौर पे देखें जो हीट इंडेक्स होता है, जो हीट इंडेक्स है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। जो हीट इंडेक्स है उसमें जो तापमान है, जो ह्यूमिडिटी है, उसके प्रभाव को मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पर सामान्य तौर पे देखें जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, उसके बारे में चीज़ें बताई जा सकती हैं। इंटरेक्टिव जो मैप है, वास्तविक समय में जो तापमान का रुझान होगा वो दर्शाया जा सकता है, उससे लोगों को अवेयर किया जा सकता है। हीट वेव के जो प्रभाव हैं वो कम करने के लिए जो भी निवारक उपाय हैं उनको किया जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो जागरूकता, सामुदायिक स्तर पे जो जागरूकता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। सार्वजनिक जो अभियान है, जल योजन है, बाहरी जो गतिविधियां हैं उनसे बचने और हल्के जो कपड़े हैं वो पहनने को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्कूल और जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर गर्मी
के संपर्क में कम से कम रहने के लिए एक जो शेड्यूल है उसे कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है। और दीर्घकालिक समाधान के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो हरित स्थान, शहरी जो शीतलन, ऐसी जो रणनीतियां हैं उनको विस्तार करके इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसमें और इन्वेस्टमेंट करके गर्मी के प्रति जो भी संवेदनशील बिजली ग्रिड है उस पर जो निर्भरता है वो कम की जा सकती है। तो ऐसे जो प्रयास हैं वो करके हीट वेव का जो प्रभाव है, जो लगातार देखें तो प्रति वर्ष बढ़ते जा रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको कम किया जा सकता है। तो इस तरह के जो पहले हैं वो की जा सकती हैं। तो इस तरह से हमने जो भी महत्वपूर्ण डाउन टू अर्थ में मैगजीन में प्रकाशित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर हमने चर्चा की। उनके बारे में हमने देखा कि आखिर इस आर्टिकल का आखिर समरी क्या हो सकता है और इसे कैसे हम समझ सकते हैं। अगर आगामी परीक्षाओं में इससे जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं तो उन पर भी आप उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। इस एपिसोड के अगले एपिसोड में एक नई मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे उन पर चर्चा करने के लिए मौजूद होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।